बैक टू द चैनल। दोस्तों आज अपना डे 8 है और आज अपन पार्ट है अपना बिजनेस स्टडीज खत्म करेंगे बैक बेंचर सीरीज में। तो चलिए आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था बाद में कराऊंगा। फिर अपन आज वो करके पार्ट ही पूरा खत्म करेंगे। तो फिर सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मेन तो फेयर और टेलर के प्रिंसिपल्स ही हैं, पर इसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक रहता है, कभी आ सकता है। तो सबसे पहले नेचर है इसका, इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब आप लोगों को तो पता ही है ना, मैंने बताया था इसकी जब मैनेजमेंट एज आर्ट था तो आर्ट क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो इसलिए ये भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है जनरल गाइडलाइंस। अब इसका ये नहीं है कि इसकी जनरल गाइडलाइंस है, ये नहीं है कि पक्का पक्का वही चीज़ होगी, तो फिर अगर ये करके ये बुलाया तो यही होगा, ऐसा पक्का नहीं है। उसका मतलब एवरेज, मतलब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं देता, एवरेज देता है। तो फिर जर्नल गाइडलाइंस मतलब ये। थर्ड आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब बहुत जिसकी बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत प्रैक्टिस करके ये फॉर्म किए गए कि जितनी भी सिचुएशन सब लगा ली उसके बाद भी सही काम कर रहा था, इसलिए फॉर्म किए गए। फोर्थ आता है मेनली बिहेवियर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या बोलते हैं हेड और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो बिहेवियर होना चाहिए उस हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कैसे भी आड़ा टेढ़ा कर दो, कुछ भी कर दो, पर तब भी ये काम करता है। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्योल बाबा के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्हें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनकी केस स्टडीज में आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब बोलते हैं ना कि काम को डिवाइड कर दो। और एक बहुत अच्छी कहावत है, जिसका काम उसी को थाली दूसरा करे तो ठीक ना बने, ऐसी कुछ थी। तो फिर मतलब जिस काम में माहिर है उसको वही काम सौंप दो। अब आप कंप्यूटर में अच्छे और आपको एकदम दूसरे किसी डिपार्टमेंट में डाल दिया तो आप नहीं कर पाओगे। आपको कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर में डालो, दूसरे को दूसरे में डालो, तो डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से करो। इसमें स्पेशलाइजेशन वर्ड अगर आता है तो केस स्टडी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। केस स्टडी में स्पेशलाइजेशन हो तो ज़्यादातर इसका आंसर डिवीजन ऑफ वर्क ही होता है। सेकंड आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अच्छे से एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी दो, अच्छे से प्रोवाइड करो सब कुछ, तो फॉर द सेकंड। थर्ड आ गया अपनी डिसिप्लिन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। डिसिप्लिन में काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं, रूल्स जो है उनको फॉलो करो। तो ये हो गया अपना डिसिप्लिन। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब डुअल सबऑर्डिनेशन, मतलब सबऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब अपन को कमांड एक ही तरफ एक ही उससे आना चाहिए, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए। फिफ्थ आता है स्केलर चेन, मतलब कम्युनिकेशन का इसमें बहुत रोल होता है। मतलब अगर डुअल सबऑर्डिनेशन आया तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड इसका आंसर होगा। कम्युनिकेशन आया तो स्केलर चेन होगा। मतलब ये कुछ ट्रिक वर्ड्स हैं जो केस स्टडीज में आते हैं, तो आप आराम से फेयर के प्रिंसिपल जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है एस्पिरिट डिकॉर्प्स, डरना मत मुझे भी डर लगता है वर्ड सुन के, पर कुछ नहीं है। लोग इसको कोऑर्डिनेशन समझते हैं, पर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब है कोऑपरेशन। कि जैसे कि क्लास अटेंड करी थी कर सर, मैंने तो करी थी, उसका नहीं पता, तो इसमें आई का खेल नहीं चलता कि मेरा नहीं, हम सबको, वी। तो यही होता है एस्पिरिट डिकॉर्प्स। सेवेंथ आता है इक्विटी, मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो जिस काम के लिए अच्छा उसको उसके प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, तो वो सब हो गया इक्विटी। एट्थ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट मीन्स 1 यूनिट 1 प्लान, मतलब जो डायरेक्शन अपन को मिलना है कि ये यूनिट तो फिर उसी प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, तो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाइन्थ आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में होता है, इसकी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर वर्ड आ गया तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसका आंसर होगा। तो फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। टेंथ आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब मेरा इंटरेस्ट और फर्म का इंटरेस्ट। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं फर्म के लिए आता हूँ कि मुझे पैसे कमाना है, और फर्म का इंटरेस्ट क्या है कि मुझको क्या बोलते हैं प्रॉफिट अर्न करना है, और यही इंटरेस्ट है। तो फिर इसलिए फेवल ने बोला कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट का सबऑर्डिनेशन कर दो। तो ये था हमारा 10th। नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। अब आप लोग को एक बात बता दूं कि बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में एम्प्लॉयज को पर्सनल बोलते हैं। तो रिम्यूनरेशन टू पर्सनल मतलब उनको एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए, जिसकी
ऐसा नहीं कि मतलब जिस जगह पे वो काम करते हैं और उस जगह की जितनी कैपेबिलिटी है उतनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए। 12th आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर, एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं मैन, मटेरियल और मशीन। तो फिर एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए हर चीज की। ऑर्डर खाने वाला ऑर्डर नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ये वो ऑर्डर नहीं है कि एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कि मैन, मटेरियल, मशीन जो भी जब भी जिस चीज की जरूरत पड़े इजीली अपन को मिल जाए, तो वो तभी हो सकता है जब प्रॉपर ऑर्डर में हो। 13 होता है इनिशिएटिव। खुद करना स्टार्ट करो, मतलब इनिशिएटिव लो, ये फियोल ने बोला था। 14 आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब तो अपन को पता ही है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फुल्ली सेंट्रलाइज भी नहीं चाहिए, फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो पावर है वो कुछ हाथों में ही है एकदम, मतलब जो एक राजा और पूरी प्रजा। पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास पावर टू टेक डिसीजंस है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ना ही पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना ही तो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो ये थे हमारे फेयोल बाबा के प्रिंसिपल्स। तो अब अपन पढ़ेंगे टेलर बाबा के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, तो टेलर बाबा मैंने तो सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हर चीज साइंटिफिक वे में करो, मतलब हर चीज में साइंस यूज होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं कि ये काम कर, मुझे एक्सपीरियंस, मुझे पता है, ऐसा नहीं चलता है इसमें। इसमें होता है कि जो चीज एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिस पे जो प्रूव्ड हुई है वही चीजों पे काम करना चाहिए अपन को। तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है फर्स्ट। सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, एफिशिएंसी मींस ट्रेनिंग, प्रोस्पेरिटी मींस डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि वर्कर्स का डेवलपमेंट करने के लिए उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आप लोग को डिफरेंस मैंने बताया था, खैर फिर से बता देता हूँ। ट्रेनिंग मतलब होता है किसी स्किल की, और डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रोथ। तो फिर ये डिफरेंस है। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट होगा। तो फिर इसने बोला था कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। थर्ड आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है जिसकी ये है सुपीरियर या सबऑर्डिनेट। अब क्या है कि सुपीरियर सोचता है कि सारा काम मुझे करना है, सबऑर्डिनेट कुछ नहीं करेगा, सारा काम मुझे करना है। और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट सोचता है कि क्या बोलते हैं हम, ये सारा काम मुझ पे दे देते, सारा काम मुझे करना पड़ता है, तो आराम से बैठे रहते हैं, ऑर्डर देते हैं, बस मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इनका रिलेशनशिप अच्छा बोलते मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो फिर टेलर ने इस पे ध्यान दिया कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है आउटकम अच्छा आएगा। तो ये था हमारा थर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फोर्थ आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट एक चीज है ग्रुप की, कि कोऑपरेट, सबको एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर लूंगा, नहीं, बहुत मुश्किल है अकेले करना, कि अकेले मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो एक कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं है मैनेजमेंट। तो ये थे हमारे टेलर बाबा के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे टेलर बाबा ने कुछ टेक्निक्स दी थी, तो उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं। 8 टेक्निक्स इन टोटल। पहली है मेथड स्टडी। मतलब अलग अलग मेथड्स यूज मत करो, जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है उसको यूज करो। तो इसको आप बेस्ट पॉसिबल उससे याद रख सकते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है उससे काम करो। अलग अलग मेथड नहीं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आउटकम नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। तो फिर जो भी बेस्ट मेथड है उस पर पूरी जान लगा काम करो। सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर चीज को स्टैंडर्ड देना, चाहे वो हर चीज, मतलब चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, तो हर चीज का स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए। तो फिर उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड आता है सिंप्लीफिकेशन। मतलब डाइवर्सिटी को हटाना, हर चीज को सिंप्लीफाई करना। तो फिर इसको बोल सकते हैं अपन रिमूवल ऑफ डाइवर्सिटी। फोर्थ आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये इसके आगे स्टार लगाया मैंने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? इसका मतलब है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा वेजेस दो, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जो आलसी है, उसको कम वेजेस दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके चारों ओर एक बॉक्स भी बना देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि। फिफ्थ आती है टाइम स्टडी। मतलब कितनी देर तक के लिए वर्कर काम कर सकता है उसको बोलते हैं टाइम स्टडी, सिंपल ही है। सिक्स्थ आती है फंक्शनल फोरमैनशिप।
अब फंक्शनल फॉर्मेटशिप क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो एक प्रिंसिपल था उसको वायलेट कर रहा है। अब फंक्शनल फॉर्मेटशिप में क्या होता है कि एक प्लानिंग, एक प्रोडक्शन, फिर उसके चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सॉरी, हाँ डिपार्टमेंट्स। तो फिर फंक्शनल, अब उसमें क्या है कि अपन को अगर आगे बढ़ना है तो अपन को ना आठों से राय लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, आठों का डिसीजन होगा। पर यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक सबॉर्डिनेट, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को वो करेगा। तो फिर यहाँ पे ये वायलेट हो जाता है। तो इसका एक चार्ट भी आपकी बुक में पढ़ा हुआ है, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर एक बार आप पढ़ लेना, सही रहता है वो भी। फिर सेवेंथ आता है फटीग स्टडी। फटीग मतलब होता है कि थकावट, कि जब थकावट के बाद की, जिसकी इसकी भी 3 स्टडीज होती है। सबसे पहले होता है कि कितनी देर तक एम्प्लॉय काम कर सकता है। सेकंड होता है कि कितने, मतलब आप काम करके थक गया हो तो उसको कितने ड्यूरेशन का गैप चाहिए, कितने का रेस्ट चाहिए उसको। अब ये हो गया उसका एक इंटरवल हो गया, ये कि इसने इतने का रेस्ट लिया। अब वो तो उसको दिन में कितने रेस्ट लेने पड़ेंगे, थर्ड ये होता है। तो इन तीनों को बोलते हैं फटीग स्टडी। अपना लास्ट आता है मोशन स्टडी, मतलब काम एक मोशन में चलता रहना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। जिसकी ये होना चाहिए कि कल रोज का इसमें वो होता है, मार्क होता है कि कल इतना प्रोडक्शन हुआ इतनी देर में, तो आज भी वही स्पीड चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है मोशन स्टडी में। और मोशन स्टडी से ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज एक दूसरे से कहीं बात तो नहीं कर रहे, कि काम छोड़ दिए बात करने बज गया, तो फिर उनको कैमरे से मॉनिटर करते हैं, तो इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। तो ये थे हमारे टेलर की टेक्निक्स। तो फिर और यही होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और हमारा पार्ट ए होता है खत्म। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।